चाणक्य ने कहा था, कोई किसी का मित्र नहीं, कोई किसी का शत्रु नहीं, व्यवहार से ही मित्र और शत्रु बनते हैं। और देखिए, वैश्विक राजनीति में ये बात आज भी कितनी सटीक बैठती है। बिल्कुल। स्वागत है। आज हम ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन मतलब ORF में छपे एक विश्लेषण के आधार पर रूस और उत्तर कोरिया के बीच जो ये रिश्ते गहरे हो रहे हैं, तेजी से बदल रहे हैं, उसकी पड़ताल कर रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। और देखिए, यूपीएससी परीक्षार्थियों के लिए तो ये समसामयिक मामलों में खासकर मेंस और प्रीलिम्स के लिहाज से काफी अहम हो सकता है, और आम जानकारी के लिए भी ये जरूरी है। जी। हमारा मकसद है कि ये जो साझेदारी हो रही है, इसके पीछे की वजह क्या है और इसके आगे चलकर क्या नतीजे निकल सकते हैं, इसका थोड़ा आलोचनात्मक विश्लेषण करें। 2024 में पुतिन प्योंगयांग गए, फिर वो व्यापक सामरिक साझेदारी संधि हुई जिसमें सेना, अर्थव्यवस्था, व्यापार, आतंकवाद विरोध, साइबर सुरक्षा सब कुछ शामिल है। ये सब बहुत तेजी से हुआ है। हाँ, बहुत तेजी से। तो सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ यूक्रेन युद्ध की वजह से एक स्ट्रैटेजिक जरूरत है या कोई लंबी चलने वाली दोस्ती की शुरुआत हो रही है? क्या लगता है? देखिए, शीत युद्ध वाले दौर से तो बिल्कुल अलग है। तब एक विचारधारा थी जो जोड़ती थी। हाँ, वो कम्युनिस्ट ब्लॉक वाली बात। बिल्कुल। अब वो नहीं है। अब है रणनीतिक व्यावहारिकता। उत्तर कोरिया के अपने लक्ष्य हैं। क्या लक्ष्य है उनके? देखिए, उनकी सेना पुरानी हो चुकी है, उसे मॉडर्न बनाना है, अपनी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए मदद चाहिए, और सबसे बड़ी बात, जो इंटरनेशनल प्रतिबंध लगे हैं उनसे कैसे बचा जाए या उनका असर कैसे कम किया जाए। और किम जोंग उन की डिप्लोमेसी भी बदली है ना? पहले ट्रम्प से भी मिले थे वो। हाँ, वो अनुभव भी शायद काम आ रहा है। लेकिन रूस के लिए ये कहानी थोड़ी अलग है। ये असल में पश्चिम के साथ जो उनके रिश्ते बिगड़े हैं, उसकी एक सीधी प्रतिक्रिया लगती है। मॉस्को चाहता है कि पूर्वोत्तर एशिया में उसका असर बढ़े। चीन का जो दबदबा बढ़ रहा है उसे शायद थोड़ा बैलेंस किया जाए। अच्छा, चीन को बैलेंस? हाँ, कुछ हद तक। और पश्चिम को भी एक साफ संदेश देना है कि देखो, हमारे पास और भी दोस्त हैं और भी विकल्प हैं। तो ये बिल्कुल तात्कालिक रणनीतिक जरूरतें हैं जो मिल रही हैं। और सैन्य मोर्चे पर तो ये साझेदारी काफी ठोस दिख रही है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उत्तर कोरिया ने रूस को बहुत सारे हथियार दिए हैं। जी हाँ, बहुत बड़ी मात्रा में। तोपखाने के गोले जैसे 124 mm, 152 mm वाले। अनुमान है कि रूस ने जितने इस्तेमाल किए उसका शायद 60% हिस्सा उत्तर कोरिया से आया। बाप रे, 60%? हाँ, ये बहुत बड़ा नंबर है। फिर KN-23, KN-24 जैसी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें और भी हथियार। और वो सैनिकों वाली बात, करीब 10,000 उत्तर कोरियाई सैनिक रूस में। हाँ, ये खबरें भी हैं। करीब 10,000 सैनिकों की तैनाती शायद कुर्स्क क्षेत्र में। हालांकि इसकी पूरी तरह पुष्टि होना बाकी है। लेकिन उत्तर कोरिया सिर्फ हथियार बेच नहीं रहा। तो फिर और क्या है? वो अपने डिफेंस इंडस्ट्री को, जो काफी पुरानी पड़ गई थी, उसे फिर से खड़ा करना चाहता है। खासकर जहाज बनाना, स्पेस टेक्नोलॉजी और वो जो निगरानी वाले ड्रोन होते हैं उस क्षेत्र में। अच्छा। और बदले में रूस क्या दे रहा है? खबरों के मुताबिक रूस उन्हें शायद कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो एडवांस्ड उपकरण होते हैं, जैसे जैमिंग सिस्टम वगैरह। मिलिट्री एक्सचेंज भी हो रहे हैं, जैसे किम इल सुंग मिलिट्री यूनिवर्सिटी का एक डेलीगेशन रूस किया था। ये सब वो जो नई संधि हुई है उसके आर्टिकल 8 के तहत ही हो रहा है, जिसमें रक्षा क्षमताएं मजबूत करने की बात है, और इससे उत्तर कोरियाई सैनिकों को लड़ाई का अनुभव भी मिल रहा है। सही बात है। अच्छा, अब जरा आर्थिक पहलू पर आते हैं। उत्तर कोरिया की वो पुरानी दुविधा, बंदूकें या मक्खन। हाँ, गन्स वर्सेस बटर। तो यूक्रेन युद्ध के बाद लगता है बंदूकें यानी मिलिट्री इकोनॉमी को काफी बूस्ट मिला है। हथियार बिक रहे हैं। सुना है कि मिलिट्री सेक्टर अब शायद इकोनॉमी का 50% तक हो गया है। हथियार फैक्ट्रियां फुल कैपेसिटी पर चल रही हैं। जी बिल्कुल। हथियार निर्यात से उन्हें जरूरी पैसा मिल रहा है। लेकिन सिर्फ यही नहीं है। और क्या है? और भी तरीके हैं। जैसे रूस में काम करने वाले उत्तर कोरियाई मजदूरों की संख्या काफी बढ़ गई है, शायद 13,000 के करीब। अच्छा। हाँ, और वो स्टूडेंट वीजा का इस्तेमाल करके भी मजदूर भेज रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। फिर रूस से मानवीय मदद भी मिल रही है। चावल मिला है, पशुधन मिला है। 2024 में दोनों देशों का व्यापार भी रिकॉर्ड $34 मिलियन पहुंच गया, और प्रतिबंधों से बचने के लिए वो वोस्टोचन पोर्ट से तेल वगैरह मंगा रहे हैं। तो आर्थिक सहयोग भी बढ़ रहा है। संधि का अनुच्छेद 10 शायद इसी बारे में है। हाँ, अनुच्छेद 10 आर्थिक सहयोग, व्यापार, निवेश की ही बात करता है। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की भी बात है, जैसे वो तुमैन नदी पर पुल बनाने की योजना। लेकिन क्या ये आर्थिक सहयोग लंबे समय तक चलेगा?
खासकर जब हम देखते हैं कि चीन के साथ उत्तर कोरिया का व्यापार तो बहुत ज्यादा है, करीब $2.3 बिलियन। रूस के साथ तो बस $34 मिलियन है। यही तो बड़ा सवाल है। देखिए, दिक्कतें बहुत है। उत्तर कोरिया का रेलवे नेटवर्क बहुत पुराना और खस्ता हाल है। वहां निवेश का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ, वो रासोन इकोनॉमिक जोन का भी कुछ खास हुआ नहीं था शायद। बिल्कुल, रासोन जोन की सफलता बहुत सीमित रही है, तो चीन पर उनकी निर्भरता तो बनी ही रहेगी। रूस अभी एक जरूरी सहारा जरूर बन गया है, पर वो चीन की जगह नहीं ले सकता, कम से कम आर्थिक रूप से तो नहीं। ठीक है, तो सेना और अर्थव्यवस्था के अलावा क्या कुछ और क्षेत्रों में भी ये नजदीकी दिख रही है? हाँ, कुछ और क्षेत्रों में भी कोशिशें हो रही हैं, जैसे पर्यटन। वो वॉन्सन कल्मा रिजॉर्ट है, वहाँ रूसी पर्यटकों को लाने की बात चल रही है। फ्लाइट्स, ट्रेन सर्विस शुरू करने की कोशिश है। अच्छा। स्वास्थ्य में डॉक्टरों की इंटर्नशिप, फार्मा सेक्टर को मॉडर्न बनाने में मदद। शिक्षा में मॉस्को का जो मशहूर MGIOMO इंस्टीट्यूट है, वहाँ उत्तर कोरियाई छात्र पढ़ रहे हैं। कृषि में भी सहयोग है, गेहूं का आटा आयात हो रहा है। कुछ रिसर्च में मदद की बात है, और रूसी मार्केट में उत्तर कोरियाई सामान जैसे जिनसिंग चाय वगैरह भी बिक रही है। तो ये छोटे छोटे कदम हैं, पर दिखाते हैं कि सहयोग बढ़ रहा है। तो कुल मिलाकर इस रिश्ते का भविष्य क्या लगता है, कहाँ जा रहा है ये सब? देखिए, भविष्य तो अनिश्चित है। बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि यूक्रेन युद्ध का क्या होता है और पश्चिम के साथ रूस के रिश्ते कैसे रहते हैं। हाँ, अगर युद्ध खत्म हो गया या रिश्ते सुधर गए तो शायद सैन्य सहयोग के जो ये तात्कालिक जरूरत है वो कम हो जाए, लेकिन रणनीतिक महत्व शायद फिर भी बना रहे। और चीन का रुख क्या रहता है, ये भी बहुत अहम होगा। चीन इस बढ़ती नजदीकी को कैसे देखता है। तो इसका मतलब हम ये समझे कि उत्तर कोरिया के लिए रूस के साथ ये रिश्ता एक तरह का स्ट्रेटेजिक इंश्योरेंस है। चीन के साथ जो उनकी पुरानी संधि है, उसके साथ एक और सुरक्षा कवच। हाँ, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं। एक तरह का पूरक है ये। और ये पूरी स्थिति क्षेत्रीय भू राजनीति पर प्रतिबंध कितने कारगर हैं इस पर, और परमाणु निशस्त्रीकरण की जो कोशिशें हैं, उन सब पर गंभीर सवाल खड़े करती है। यूपीएससी के परीक्षार्थियों के लिए तो ये समझना बहुत जरूरी है कि ये वैश्विक गठजोड़ कैसे बदल रहे हैं और उनके मायने क्या हैं। जी बिल्कुल। तो अगर आपको ये चर्चा, ये विश्लेषण उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपनी राय या कोई सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और जाते जाते एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। मान लीजिए अगर यूक्रेन संघर्ष खत्म हो जाता है, तो रूस की जो ये तात्कालिक जरूरतें हैं प्योंगयांग से, वो पूरी होने के बाद क्या मॉस्को की जो लंबे समय की रणनीतिक सोच है वो वाकई बदलेगी, या ये जो साझा हित अभी देख रहे हैं ये बने रहेंगे, या फिर ये सिर्फ एक मतलब जरूरत पर आधारित दोस्ती थी जो वक्त के साथ फीकी पड़ जाएगी। सोचने वाली बात है।